अब अगर रीड्राफ्ट करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्या आप रिज़ाइन देंगे? क्योंकि आपकी स्पीच में हमने सुना कि आप सबसे पहले रिज़ाइन देंगे। क्या भाजपा भी छोड़ेंगे या सिर्फ डीडीसी पद से रिज़ाइन देंगे? रिज़ाइन का तो मैंने बता दिया कि वो चैप्टर क्लोज्ड है जब से हमें एलजी महोदय ने बुलाया और आश्वासन दिया। त्याग पत्र जो है ये लोकतंत्र का और अपनी बात मनवाने का एक शेवा तो है ही। हम वहाँ पे प्रोटेस्ट किए। हाँ, ये बात ठीक है कि हम बीजेपी के हैं और हमने बीजेपी के और अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट जो ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी कहती है वो क्या कर नहीं पा रही है इस समय जम्मू कश्मीर के? जैसे ही आपने ही कहा कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ था, तो ब्यूरोक्रेसी ने वो नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, प्रधानमंत्री ने वादा से मेंबर्स को हमने सुना कि उन्होंने वेतन नहीं, वो ये उन्होंने कहा कि ऐसे तो करप्शन हो जाएगी। अगर इतने वेतन पे हमें हर जगह जाना भी है, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा है, खाना भी खाना पड़ता है, तो फिर ये करप्शन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने वाली। सरब सिंह नाग ने 1 लाख की नौकरी छोड़ी थी 2014 में। किसके लिए? आवाम की सेवा के लिए। मैं हार गया। अब 6 साल मुझे किसने पाला? मेरी रियासी कंस्टिट्यूंसी की जनता ने मुझे भूखा नहीं मरने दिया। और अब तो मेरे पास पूरा डिस्ट्रिक्ट है, मुझे भूखा मरने देगा कोई? है जब से हमें एलजी महोदय ने बुलाया और आश्वासन दिया। लोकतंत्र में आश्वासन का बहुत महत्व होता है और आश्वासन किससे आया है वो उससे ज़्यादा महत्व होता है। आश्वासन तो आप भी हमने देखा तमाम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि सभी मसले आप हल कर पाएंगे? अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चूक होती है तो नरेंद्र मोदी जी तो हर वक्त ये नहीं देख रहे हैं कि डीडीसी को क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए बाकी राज्यों में से किस मॉडल को सिलेक्ट किया जाए, पीआरआईज़ का कौन सा मॉडल यहाँ पे सूट करता है, वो सिलेक्शन करना तो यहाँ जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। और वहाँ पे उन्होंने जो हमारे लिए मॉडल छांट के लाया उससे हम असंतुष्ट थे, उससे हमारी भारतीय जनता पार्टी भी असंतुष्ट थी। देखिए, टोल का मुद्दा हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। और कोई ऐसा फोरम, कोई ऐसी स्टेज, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पे मैं ये बात नहीं करता हूँ। नमस्कार। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि सत्ताधारी पार्टी के ही नेता या फिर जनता के प्रतिनिधि जो सत्ता में हैं वो धरने पर बैठे हों। पिछले दिनों डीडीसी चेयरपर्सन्स, वाइस चेयरपर्सन्स व मेंबर्स धरना दे रहे थे। धरना था अपनी पावर्स को लेकर, अपने वेतन को बढ़ाने को लेकर। इस समय हमारे साथ डीडीसी चेयरपर्सन रियासी सरब सिंह नाग जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या उनकी मांगें थी और उसके बाद उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी से भी उनकी मुलाकात हुई है और क्या आश्वासन उन्होंने इन्हें दिया है। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद अंशु जी। सर, धरने पर बैठे हुए हमने आपको देखा और आपकी प्रमुख भूमिका वहाँ पे रही। आपकी स्पीच भी कुछ सोशल मीडिया में काफ़ी चली है, वायरल हुई है, लोगों ने देखी है। क्या कुछ आपकी मांगें थी जो पावर्स आपको दी गई है? क्या आप पूरी तौर से असंतुष्ट हैं उससे? और क्या कौन सी पावर्स आप चाहते हैं? क्या एमओएस का दर्जा आप चाहते हैं? क्या मंत्री का दर्जा आप चाहते हैं? और कितना वेतन आप चाहते हैं? पूरा विस्तार से बताएं। अंचल जी, जो हमारा धरना प्रदर्शन हुआ और जो गतिरोध 2-3 दिन तक हमारा रहा वहाँ पे, बेसिकली हमारी 9 और 10 मार्च को जम्मू कन्वेंशन सेंटर में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया था। एक शेड्यूल था 2 दिन का और उसमें पूरे जम्मू कश्मीर से डीडीसी मेंबर्स, उसमें चेयरपर्सन्स भी थे, वाइस चेयरपर्सन्स भी थे, उनकी ट्रेनिंग होना वहाँ पे शेड्यूल्ड थी। 8 मार्च को जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोटोकॉल्स और वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स के हवाले से एक आर्डर निकलता है जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारा प्रोटोकॉल चेयरपर्सन का, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर का क्या होगा। जब सुबह हम वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गए, वहाँ पे सभी जितने भी मेंबर्स थे जम्मू कश्मीर के 278 मेंबर वहाँ पे मौजूद थे। उन सब ने एक प्रोटेस्ट का वहाँ पे माहौल बना लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे जो पावर्स और प्रोटोकॉल जिस हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन के पटल पर और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पूरा एक आश्वासन दिया था। और पिछले 70 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर में 3rd ईयर का, 2nd ईयर का गठन करके जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट था वो गांव-गांव, देहात, हर वार्ड और हर एक वोटर तक पहुंचाने के लिए उसका फ़ायदा, एक बहुत बड़ा जो फैसला लिया था
उसकी एक स्पिरिट में जब ये देखा गया कि ये तो पावर्स और प्रोटोकॉल का तो इसमें एक ठगा हुआ महसूस करने लगे हम। और जब हमने अपनी पार्टी के साथ बात करी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे रविंद्र रैना जी से बात हुई, हमारे संगठन मंत्री अशोक कौल जी से बात हुई, तो वो भी असंतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की जिस मंशा से उन्होंने इस सिस्टम को यहाँ पे रोल आउट करने के लिए कहा है, उसके मुताबिक तो ये चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, इसलिए 2 दिन तक हमारा एक गतिरोध बना रहा। उसके बाद हमारे माननीय रविंद्र रैना जी के मदाखलत से, उनकी इंटरवेंशन से हमें एलजी महोदय ने बुलाया। हमारे एक प्रतिनिधि मंडल जो था 12 मेंबर्स का, जिसमें चेयरपर्सन्स भी थे, वाइस चेयरपर्सन्स भी थे और मेंबर्स भी थे, सभी पार्टियों के, और जम्मू से भी और कश्मीर से भी। तो वो मिले हैं, उनके साथ हमने एलजी महोदय के साथ मिले। हमने अपने जितनी भी डिमांड्स थी, जितने भी हमारे, देखिए पावर्स और प्रोटोकॉल हमें किस लिए चाहिए, हमें आवाम के लिए चाहिए जिनसे हमने वोट लिए हैं। एक चेयरपर्सन की तरफ रियासी डिस्ट्रिक्ट की कम से कम 3.5 लाख आवाम देख रही है, और अगर हमारे पास सरकारी तंत्र मशीनरी को हलाने के लिए, चलाने के लिए उपयुक्त पावर नहीं होंगे, तो या डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हमारे अधीन नहीं होंगे, तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए हम वहाँ पे प्रोटेस्ट किए। हाँ, ये बात ठीक है कि हम बीजेपी के हैं, और हमने बीजेपी के और अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने जब अपने पार्टी को पूछा, और हमें तो हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा और उनकी जो एक इंटेंशन थी, जिस इंटेंशन से उन्होंने ये सारा, और होम मिनिस्टर जी की जो इंटेंशन थी, जो उनकी मंशा थी इन अदारों को मजबूत करने की, उस पर तो कोई शक ही नहीं है। और हमने सरकार के खिलाफ तो हमने नहीं किया। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट जो ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को कौन चला रहा है? ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को भारतीय जनता पार्टी तो जम्मू कश्मीर में नहीं चला रही है। ये बात सही है कि उनके चयन किए हुए लोग यहाँ पे ज़रूर हैं, लेकिन आप चयन कर देना, सिलेक्ट कर देना और भेज देना, और उनके प्रतिनिधि हो जाने से हमारे जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो नहीं ख़त्म हो जाता ना। कल अगर मुझे जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो क्या कर नहीं पा रही है इस समय जम्मू कश्मीर के? जैसे ही आपने ही कहा कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ था, तो ब्यूरोक्रेसी ने वो नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, प्रधानमंत्री ने वादा किया। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री का वादा जो है सदन के पटल पर था, उसको तो इम्प्लीमेंट करना था, और उसका काम तो एडमिनिस्ट्रेशन को करना था। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चूक होती है, तो नरेंद्र मोदी जी तो हर वक्त ये नहीं देख रहे हैं कि डीडीसी को क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है। कुछ चीज़ें जो हमारे हद अख्तियार में, वो तो हमने भी करनी है। तो इसलिए जो हमारा जो वहाँ पे था, एक जम्मू कश्मीर के लिए बाकी राज्यों में से किस मॉडल को सिलेक्ट किया जाए, पीआरआईज़ का कौन सा मॉडल यहाँ पे सूट करता है, वो सिलेक्शन करना तो यहाँ जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। और वहाँ पे उन्होंने जो हमारे लिए मॉडल छांट के लाया, उससे हम असंतुष्ट थे, उससे हमारी भारतीय जनता पार्टी भी असंतुष्ट थी। इसीलिए इंटरवेंशन करके एलजी महोदय के पास पहुँचे। एलजी महोदय ने पूरा आश्वस्त किया, सभी को सुना। पीआरआईज़ के सभी जो फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर और थर्ड टीयर की हमने बात करी। तीनों जो टीयर हैं, एक को मिला के, दूसरे को मिला के, और एक कड़ी बनती है। और हमने कहा कि जब तीनों टीयर सशक्त होंगे, तो तभी डेवोल्यूशन ऑफ पावर सही मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के मुताबिक हो सकेगा। हमें आश्वासन मिला है, और आज भी आप देख लीजिए कि आज के स्पष्ट तौर पे मैं जानना चाहूँगा, ताकि जनता में भी स्पष्टता है कि आप क्या पावर्स चाहते हैं। क्या एक राज्य मंत्री के समकक्ष पावर चाहते हैं, या मंत्री के समकक्ष पावर चाहते हैं? नहीं, देखिए, पावर जो है वो किसी मंत्री की पावर हो जाने से हमारे सारे मुद्दे हल नहीं होंगे। जैसे कि मैं समझता हूँ कि जो प्रोटोकॉल है, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है, उसमें हमारे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और हमारी जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, भारत में सबसे जो पहले पायदान पे हैं, वो हमारे महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है ना। तो उनको प्रोटोकॉल में सबसे पहले वो हैं। लेकिन काम काज करने की जो एक प्रोसीजर है हमारा, प्रधानमंत्री का कार्यक्षेत्र ज़्यादा है। तो हमें खाली प्रोटोकॉल मिल जाने से, मंत्री का प्रोटोकॉल मिल जाने से हम पूरी आवाम की उम्मीदों पे उतर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारी ये मांग है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे अधीन हों,
उनका जो काम काज है वो हमें हमारे साथ बैठ करके और हमारे डिस्पोजल और हमारे अप्रूवल से हो, ताकि हम जितना भी सरकारी तंत्र है उसको हम लोगों की उम्मीदों के मुताबिक, लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक ढाल सकें। तो ये पावर्स और प्रोटोकॉल्स एक पैकेज होगा जिसमें खाली प्रोटोकॉल मिलने से कुछ नहीं हो पाएगा, और अगर खाली पावर्स मिल गए और प्रोटोकॉल नहीं होगा तब भी कुछ नहीं होगा। तो इस दोनों चीज़ें जो एक बैलेंस तरीके से, अब एलजी महोदय जो हैं, हमें उन पे पूर्ण विश्वास है। वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने जिस ढंग से और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, और उन्होंने उस मीटिंग में वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ पे मौजूद थे, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट रोहित कंसल जी वहाँ पे थे, कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शीतल नंदा जी वहाँ पे मौजूद थे। उनको उनने ऑन स्पॉट एक डायरेक्शन और आदेश दिए हैं कि इसको रीड्राफ्ट किया जाए, और हमें यही आश्वासन दिया है कि आपको आपकी ज़रूरियात के मुताबिक वो सभी चीज़ें मिलेंगी जिससे आप एक डिस्ट्रिक्ट में जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स को सही मायनों में एक ग्राउंड पे उतार सकें। गलती मानी उन्होंने कि कहीं चूक हुई है? कम पावर नहीं, हम गलती मनवाने के लिए या उसके लिए नहीं, देखिए हम कहते हैं कि ये गलती और उससे गलती से हुआ, या उन्होंने कोई ऐसा मॉडल छांटा जो उन्होंने समझा कि यहाँ पे ये उपयुक्त है, तो लेकिन जो हमें लगा कि ये उपयुक्त नहीं है, तो इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में हुआ होगा। चलिए, अब अगर रीड्राफ्ट करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्या आप रिज़ाइन देंगे? क्योंकि आपकी स्पीच में हमने सुना कि आप सबसे पहले रिज़ाइन देंगे। क्या भाजपा भी छोड़ेंगे या सिर्फ डीडीसी पद से रिज़ाइन देंगे? ये देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, त्याग पत्र जो होता है, जिसके पास कोई कुर्सी होती है, चेयर होती है, त्याग पत्र जो है ये लोकतंत्र का और अपनी बात मनवाने का एक शेवा तो है ही। जिसके पास नहीं होता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना एक मिनिमम जो एक कार्यकर्ता के पास डराने के लिए आपने नहीं, अगर त्याग पत्र संजीदा थे, एलजी साहब संजीदा थे, और एलजी साहब ने जब हमें कन्वे किया, उन्होंने कहा कि भाई त्याग पत्र। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जब आपने ये कहा कि सबसे पहले आप रिज़ाइन देंगे, तो ये बात आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे अगर रीड्राफ्ट होने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं, या तमाम जो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन्स हैं, या संतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्या सबसे पहले आप रिज़ाइन देंगे? नहीं, अगर असंतुष्ट होंगे, अगर हम काम करने के लायक ही नहीं होंगे, अगर हमें पावर और प्रोटोकॉल ही नहीं होगा, तो त्याग पत्र देने में तो फिर उसमें देरी किस बात की है? उसमें देरी किस बात? भाजपा का भी विरोध होगा? नहीं, भाजपा का क्यों विरोध होगा? भाजपा के क्यों विरोध होगा? जब मैं कह रहा हूँ कि एलजी महोदय ने 3 दिन के अंदर हमें बुला करके सुन लिया। भारतीय जनता पार्टी हमारे बिल्कुल एक चट्टान की तरह हमारे पीछे खड़ी है। उन्होंने जो जितनी भी उनकी जो खदशात और जितने भी रिजर्वेशंस थे, उन्होंने झटपट एलजी महोदय को कन्वे कर दिए, झटपट उन्होंने हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर को कन्वे कर दिए, और वहाँ से डायरेक्शन आई और एलजी साहब हमें मिलने के लिए बुलाते हैं। जब उन्होंने मान लिया तो इसमें अब इस्तीफे का और रिज़ाइन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए, अब वेतन की बात करते हैं। क्या संतुष्ट नहीं हैं आप? जो कुल मिलाकर आपको 35,000 रुपया दिया जा रहा है, 25,000 दिया जा रहा है, 15,000 दिया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको इससे जो है गुजारा आपका या जो आपका खर्चा होता है वो नहीं चल पाए? नहीं, वेतन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, 278 मेंबर हम वहाँ पे थे, जिनके साथ मेरी बातचीत हुई है, जिनके साथ मैं रूबरू हुआ हूँ अपने इन मसाइल को लेकर के, किसी भी मेंबर ने, चाहे वो कश्मीर से थे चाहे वो जम्मू से थे, मेरे साथ कम से कम किसी ने ये बात नहीं करी कि हमारा वेतन कम है, हमारा मानदेय कम है। तो बहुत से मेंबर्स को हमने सुना कि उन्होंने वेतन नहीं, वो ये उन्होंने कहा कि ऐसे तो करप्शन हो जाएगी, अगर इतने वेतन पे हमें हर जगह जाना भी है, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा है, खाना भी खाना पड़ता है, तो फिर ये करप्शन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने वाली बात है। ये आप जिस वर्दी मेंबर ने कहा होगा वो बता सकते हैं कि उनको कितना वेतन चाहिए। मैं अपनी बात करूं कि मैं एक एस्टैब्लिश्ड कैरियर से, एक मैं KS ऑफिसर था, उसको रिज़ाइन करके एक एस्टैब्लिश्ड कैरियर छोड़ के मैं समाज सेवा में आया हूँ। अब मुझे भी सुन लीजिए बात, मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि मुझे 1 रुपया दे दीजिए, उससे भी आप अपने से पैसे, हाँ, उससे भी काम चला लेंगे। हाँ, देखिए, अब जब समाज सेवा, सरब सिंह नाग ने 1 लाख की नौकरी छोड़ी थी 2014 में, किसके लिए? आवाम की सेवा के लिए। मैं हार गया। अब 6 साल मुझे किसने पाला?
मेरी रियासी कंस्टिट्यूंसी की जनता ने मुझे भूखा नहीं मरने दिया, और अब तो मेरे पास पूरा डिस्ट्रिक्ट है, मुझे भूखा मरने देगा कोई? मुझे वो बात देखो, जब समाज सेवा की बात आती है उसमें वेतन नहीं आता। तो ना मेरे किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कहा, चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन ने कहा, ना मेरे साथ जिन्होंने बात की कि वेतन किया। और हमने वेतन की बात, हमारा आप मेमोरेंडम देख लीजिए, उसमें वेतन की तो हमने बात ही नहीं की है। हाँ, ये बात अगर किसी मेंबर ने की है तो मैं उसको गैर कानूनी भी नहीं समझता। अगर उसकी मंशा के मुताबिक या उसकी अपने ख्यालात हैं, वो कहते हैं कि हम काम नहीं कर सकते हैं, तो वो उनके ख्यालात हैं, उनसे पूछना चाहिए कि वो कितना। लेकिन मेरा जहाँ तक, और मेरे साथ जितने भी लोग वहाँ पे थे, हमारा प्रतिनिधिमंडल था, हमारी एलजी महोदय से भी बात हुई। आपकी सोच है, एक जनरल अगर बात करें तो क्या लगता है आपको, ये 35, 25 और 15 जो वेतन दिया जा रहा है, ये इनफ है एक मेंबर के लिए, वाइस चेयरपर्सन के लिए और चेयरपर्सन के लिए? नहीं, जब मतलब इनफ की बात आती है कि ये काफ़ी है, जब कम है तो उस ढंग से जब तोलना हो तो फिर वो कहीं ना कहीं पे जाके तो उसको सेटल करना होगा ना। अगर सरकार की तरफ से उन्होंने जो हमें प्रोटोकॉल और जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस दिया है, जो दिया था उसके मुताबिक ये था। अब इसको बढ़ाना है उन्होंने, ये हमें पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने बढ़ाना है। अब बढ़ाएंगे, उसके साथ तो हो सकता है वेतन भी बढ़ाएंगे। उसके ज़्यादा डिटेल्स में हमने बात नहीं की, और ना हमने उनसे कोई आश्वासन लिया कि कितना होगा या क्या होगा। चलिए, अब क्या क्या समस्याएं मुख्य तौर पर लोग लेकर आपके दफ्तर में पहुँच रहे हैं? देखिए, समस्याएं तो एक छोटी से छोटी समस्या से लेकर के एक बड़ी से बड़ी समस्या तक हर दिन हम लोगों के बीच में रहते हैं तो आती हैं। समस्याओं को हल करने के लिए हमारे पास एक पूरा सिस्टम होता है, सरकारी तंत्र होता है। हमारे पास मुश्किलातों को और लोगों की डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स होती हैं, हर चीज़ होती है। लेकिन उन स्कीम्स को ग्राउंड पे उतारना, खाली अगर हम एक सरकारी तंत्र और सरकारी एक गवर्नमेंटल मशीनरी पे छोड़ेंगे, वो नहीं हो पाता है। उस सिस्टम को चलाने के लिए, उस सिस्टम को हिलाने के लिए, उस सिस्टम को एक ग्रीस दे करके एक एक्टिव और प्रोएक्टिव करने के लिए एक पैरेलल सिस्टम हमारा इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस का होता है। तो समस्याएं तो हैं, बिजली, पानी, रोड, सड़क, अस्पतालों और स्कूलों में मुलाजमिन की हाज़िरी, और इस ढंग से हर वो समस्याएं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जिनसे दो चार हैं वो तो आती हैं, वो आती रहेंगी। चलिए, अगर पावर्स को नहीं बढ़ाया जाता है, या जो भी आपकी मांग है वो पूरी तरह से पूरी नहीं की जाती है, तो सराब सिंह जी रिज़ाइन देकर, क्या अगर विधानसभा की इलेक्शन होती हैं, जब भी होंगी, तब क्या एमएलए की इलेक्शन के लिए उतर सकते हैं? नहीं, देखिए, रिज़ाइन का तो मैंने बता दिया कि वो चैप्टर क्लोज्ड है जब से हमें एलजी महोदय ने बुलाया और आश्वासन दिया। लोकतंत्र में आश्वासन का बहुत महत्व होता है, और आश्वासन किससे आया है वो उससे ज़्यादा महत्व होता है। आश्वासन तो आप भी, हमने देखा, तमाम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि सभी मसले आप हल कर पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं मसले हल होंगे। जब हमारे पास पूरा सिस्टम है, जब पूरा सिस्टम हो जाएगा, उसके बाद सरकारी मशीनरी को हम हलाने योग्य हो जाएंगे। अभी आप तो सक्षम नहीं हैं आप? नहीं, अभी सक्षम हैं, अभी भी सक्षम है, क्यों नहीं सक्षम है। लेकिन देखिए, मेरे पास एक डिपार्टमेंट का, डिस्ट्रिक्ट का हेड तभी आएगा कि अगर उसको कानून कहेगा। ऐसे जाकर के अपने प्रोटेस्ट के द्वारा और वो करके अपनी बात मनवाना अलग बात है। जब एक प्रोसीजरल हमारी एक पावर के तहत किसी ने फाइल अगर चेयरमैन को सबमिट करनी होगी तो करनी है, तो करनी पड़ेगी, तो पावर से होगा, ठीक है ना। मैं टोल पे आऊँगा, अब टोल की बात करेंगे। टोल प्लाज़ा का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। आप चेयरपर्सन भी हैं, अब आप लोगों ने आपको जिताया है अपने कीमती वोटों से। टोल का मसला है, इसके अलावा कई सारे मसले हैं जो काफ़ी पुराने चल रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय का हालांकि लिस्ट एक जारी हुई थी, लेकिन अभी तक क्लासेस कब लगेंगी इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो क्या उन मुद्दों पर, खासकर टोल के मुद्दे पर, आपकी किसी से बात हुई है, और क्या इसका जल्दी कोई अच्छा रिजल्ट आ सकता है, या फिर ये मुद्दा यूं ही बना रहेगा? नहीं, देखिए, टोल का मुद्दा हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। और कोई ऐसा फोरम, कोई ऐसी स्टेज, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पे मैं ये बात नहीं करता हूँ। कुछ पेशरफ्त इसमें हुई थी जब से मैं चेयरपर्सन बना था उसके बाद, लेकिन चूँकि ये ट्रेनिंग और उसके बाद का गतिरोध को लेकर के हफ्ता भर का हम जो है इसमें हमारा लग गया। मैं समझता हूँ कि रियासी की जो हमारी सोशियो इकानमी है वो बुरी तरह से प्रभावित है टोल की वजह से।
मैं कल आया हूँ और 8 मार्च को मैं यहाँ से गया था, 280 रुपये दे करके मैं खुद गया, क्योंकि फास्टैग मेरे पास नहीं था तो उन्होंने डबल लिए। और आते समय मैंने कल 280 रुपये दिए, मेरे पास रसीद भी पड़ी हुई है। आपने फास्टैग क्यों नहीं लगाया? मैं फास्टैग नहीं लगा पाया क्योंकि मैं इस इलेक्शन में और यहाँ पे मैं बिजी रहा, और उस वक्त पहले अभी फास्टैग का उन्होंने कुछ वो भी एग्जाम्पशन भी करी थी कि कुछ समय के लिए और बढ़ाएगा। अब तो मैं फास्टैग भी लगवाऊंगा, लेकिन पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लोग इसकी वजह से लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं। ये मेरे ध्यान में है, इसका संज्ञान बिल्कुल अवश्य लेंगे। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि बिला लिहाज हम पार्टी के या हम किसी आइडियालॉजी के या हम किसी समाज के किस तबके से आते हैं, हम सबको इकट्ठा होकर के इसके ख़िलाफ़ जो है वो हम आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी चेकआउट करेंगे और उसमें मैं बिल्कुल पेश होऊंगा। इस मसले को हल करवाने के लिए पूरी कोशिश हम करेंगे। अपनी पार्टी के नेता एजाज अहमद खान जो मेंबर भी हैं, आपने कहा था कि 2 वोट उनके आप मिले हैं आपको, लेकिन उन्होंने इस बात को नकारा था। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ इस बयान में। नहीं, देखिए एजाज साहब बड़े हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के सीनियर लीडर हैं। आप उस बयान पर अभी भी कायम हैं जो आप किस बयान पे पता नहीं मैंने क्या कहा था कि 2 वोट उनकी पार्टी के आपको मिले, अपनी पार्टी के? नहीं, देखिए हमारा जो वोट होता है वो सीक्रेट वोट है। मैंने वोट के लिए नहीं कहा था, मैंने सहयोग के लिए कहा था। सहयोग वोट के जरिए मिला था? नहीं, देखिए मुझे पूछा कि आपको किसने वोट दिया, अब ये मैं ज़ाहिर नहीं कर, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग होती है ना, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ बात होती है कि मैं जल्दबाजी में बयान कहीं गलती से बयान दे दिया आपने, आपको लगता है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता वैसे कि मैंने ऐसा कहा होगा कि मेरा वोट फलाने बंदे ने मुझे, हाँ सहयोग की बात की थी कि सपोर्ट किसने की हम, तो मुझे तो सपोर्ट उनकी मिली थी, एजाज खान साहब की पार्टी। उन्होंने नकार दिया इस बात को बाद? नहीं, चलो वो अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमें फ़ख्र है कि हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के अपनी ही पार्टी के बेशक होंगे, अलग विचारधारा के होंगे, एक पढ़े लिखे अच्छे और संजीदा लीडर हैं, वो जो कहेंगे तो वो भी ठीक कहते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो सराब सिंह जी जो डीडीसी चेयरपर्सन हैं, और इन्हें विश्वास है कि जो उपराज्यपाल से इनकी बातचीत हुई है, जो उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है वो पूरा होगा और इनकी जो पावर्स हैं वो बढ़ेंगी, जिसके बाद ये जनता के जो मुद्दे हैं वो और सही तरीके से हल करवा पाएंगे। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।